तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने आसिफ जरदारी के खिलाफ 20 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट छुपाने पर उन्हें नाअहल किया जाए। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि वो अब आसिफ जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं और वहीं पर पिटीशन दायर करेंगे। खुर्रमशेर जमान ने यह दावा भी किया है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जो सिर्फ आला फोरम पर पेश करेंगे और केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से और हमारा सवाल इस तरह, तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि आसिफ जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। क्या पीटीआई आसिफ जरदारी को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवा पाएगी, हाँ या नहीं? सलीम साफी साहब, आप मुझे बताएं, ये जिस साहब ने इनिशिएटिव लिया है या वो जिसके कहने पे उनका जो लीडर है, आप इनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कल क्या करेंगे? मसलन आपने हमें पहले वाली दरख्वास्त पे हमसे तबसरे कर लिए कि वो इलेक्शन कमीशन में गए थे, आज उन्होंने ख़बर दे दी कि ये इलेक्शन कमीशन में वापस ले लिया। कल अगर यू टर्न ले लें और आपको ख़बर आ जाए कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं रहे, या अगर सुप्रीम कोर्ट चले भी जाए उधर उनको हिदायत हो जाए कि केस वापस ले लें जी, तो आप इस तरह के मफरूज़ों की बुनियाद पे और फिर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक मामला हो तो खुदा के लिए ये नहीं हमारे साथ समझते हैं कि मुनासिब है पूछना ठीक हैं, तो बस ठीक। रीमा, आपकी तरफ आएंगे, आप क्या समझती हैं? अब साहब, मेरा ख्याल है कि अब जब चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायर हो रहे हैं, ये जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन है और ख़ास तौर पे उसको जो अब आप कंबाइन करते हो 62(1)(f) ख़ास तौर पे उसके साथ हम शायद इसमें कुछ चेंजेस देखें, क्योंकि हर चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं और इसके लिए अक्सर उनका जो यूज़ है 184(3) और 62 63 का, वो दिखाता है उनकी एक लेगेसी का एक पार्ट होता है। और चीफ जस्टिस खोसा जो बनने वाले हैं, उनकी जो जूरिस्प्रूडेंस है एज ए जज, उसमें हम दो राय देखते हैं। एक तो उनका मेरे ख्याल 2015 का केस था जिसमें उन्होंने कहा कि 62(1)(f) जो है वो फीस्ट ऑफ लीगल ऑब्सक्योरिटीज, मेरा ख्याल है ये उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा था कि एक जज किस तरह ये फैसला कर सकता है कि कौन सादिक है कौन अमीन है, और उन्होंने रिफॉर्म की बात की थी। इसके अलावा 18वीं और 21वीं तरमीम के केस में भी उन्होंने पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की बहुत ही परसुएसिव तरह से उसके बारे में बात की थी। लेकिन हमने पैनामा केस में भी देखा कि उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ अपनाया। तो एज ए चीफ जस्टिस वो किस तरह देखेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 62 63 को, ये डिटरमिन करेगा कि आगे क्या होता है डिस्क्वालिफिकेशन के मामले आने वाला वक्त बताएगा। ठीक, न्याय साहब, पहली तो बात है कि उनको जब बिल्कुल ऐन जिस दिन हेयरिंग होने वाली थी उस दिन उन पर इंकशाफ हुआ कि यहाँ पे केस नहीं करना, किसी और जगह करना है। देखिए, ऑप्शन तो मैं इसमें कोई नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि रीज़न पता क्या हो सकता है फेस से भी करना चाहते हो, जैसे सलीम साफी साहब ने कहा विड्रॉ करना चाहते हो ऑल टुगेदर, वो जान के कहीं ना जाना चाहते हो सकता है जाए सुप्रीम कोर्ट में, और इसलिए कि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ कमांड होने वाली है और इसके बाद हो सकता है केस लगे ही नहीं और एक हमारी भी बात चल जाए। ज़रूरी तो नहीं है कि आने वाले चीफ जस्टिस भी 184(3) के तहत इस तरह की जो है केसेस जो है उनको एंटरटेन करता रहेगा या ऐसी पटिशन जो है डायरेक्ट एंटरटेन करेगा, क्योंकि जब बड़े फोरम का कहा तो ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की कर रहे होंगे। तो मैं इस सिलसिले में ये कहता हूँ कि बिल्कुल एक यू टर्न है और ये इनकी आदत है, ये गैर संजीदा लोग हैं, मजाक का खेस प्रोग्राम है। पहले सवाल का जवाब भी जो भट्टी साहब ने कहा है और दूसरे का एक ही बनता है कि एक नाहल और बिल्कुल मजाहिया प्रोग्राम है और इनको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या नहीं करना। और इस तरह की बातें एक दिन एक बात करेंगे, कल को कहते हैं हम नहीं जाना चाहते, फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसे मेरा ख्याल है ज्यादा संजीदा ना लिया शिकार आप समझते हैं जी। ठीक है, बाबर साहब जी, लगता है किसी ना किसी लेवल पे कोई अभी अग्रीमेंट हुई होगी। कल को क्या होना है इस पे तो हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना था 184(3) में तो कोई भी शख्स जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास, अगर इन्हें कोई मिला है एविडेंस के कोई एसेट्स उनके ऐसे हैं जो अनडिस्क्लोज्ड हैं, वो भी कोई लेके जा सकता था। तो ये इलेक्शन कमीशन में इस पिटिशन की मौजूदगी में कोई और 184(3) की पिटिशन भी फाइल हो सकती थी जरदारी साहब के, अगर इनका ख्याल था इतने ठोस शवाहिद हैं कि सुप्रीम कोर्ट फौरन डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला कर देगी। तो लगता है कि टाइम गेन किया है अभी इन्होंने और एक चीज विड्रॉ की है और एक एक्सप्लेनेशन देनी थी कि हम क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, हमारी डील नहीं हुई, और वो एक्सप्लेनेशन इन्होंने ये दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब जाएंगे तो फिर देख लेंगे कि क्या हुआ है वहां।
ارشاد بٹی صاحب، یہ کوئی ٹائم بائی کرنے کا ہی ٹیکٹک ہے جس طرح بابر صاحب گفتگو کریں؟ دیکھیے، سنا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے 5 جائیدادیں ڈکلیئر کی ہیں، اور سنا جا رہا ہے کہ ان کی صرف سندھ میں 61 جائیدادیں ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر بھی وہ نااہل ہیں، اور اگر جے آئی ٹی میں جو کچھ آیا ہے اگر اس کا 10% سچ ثابت ہو جائے یا ثابت ہو جائے یا پروو ہو جائے پھر بھی نااہل ہیں۔ اگر امریکہ والی جائیداد جو ہے جس کے ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کے پاس تھے، اگر وہ سچ ہے تو پھر بھی نااہل ہیں۔ اور جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد جو فرسٹریشن، غم و غصہ زرداری صاحب نے دکھایا، اوئے جاہلو، اوئے بے وقوفو، اوئے اندھو، اوئے گونگو، اوئے بہرو، اور بے شمار تڑیاں لگائیں، اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ نااہلی میں گھر چکے ہیں، چاروں طرف سے گھر چکے ہیں اور پھنس چکے ہیں۔ باقی اگر تھوڑا سا بھی اس کو سیدھے طریقے سے اس کیس کو چلا تو زرداری صاحب کا تو دی اینڈ ہونے والا ہے۔ صحیح۔ ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی اس معاملے پر رائے آپ نے جانی۔ آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔